एक निजी पेपर के स्टिंग ऑपरेशन होने के बाद अचानक राजस्थान में राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। जहां विधायक अपने आप को बचाने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं पर विधानसभा अध्यक्ष और सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके विधायक निधि के फंड को फ्रीज करके जांच के आदेश दिए। लेकिन क्या हकीकत में जो विधायक जनता की सेवा के लिए लगातार चुनाव लड़ते हैं और जीत के आते हैं, क्या वो हकीकत में भ्रष्टाचारी हैं? ये तो समय ही बताएगा, जांच कमेटी बताएगी, या सीबीआई जांच की जो मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच के बाद में मालूम पड़ेगा कि विधायक कितने पाक हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ में है कृष्ण कुमार जानू, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, और उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या विधायक फंड का दुरुपयोग, क्यों सदुपयोग होते हुए तो कभी देखा नहीं हमने, तो क्या कभी दुरुपयोग होने के भी चांस कितने होते हैं। जानू जी, क्योंकि आपको पता है 3-4 दिन से लगातार एक निजी अखबार में स्टिंग हुआ और उसके बाद में सदाचार कमेटी के सामने विधायकों को पेश होने का भी आदेश दिया गया। आनंद फानंद में मुख्यमंत्री ने उनके अकाउंट फ्रीज किए और विधानसभा अध्यक्ष ने भी उनके ऊपर रोक लगाई। अब क्योंकि यहाँ पे विधायकों की अगर बात की जाए तो एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का और एक निर्दलीय, तो जिस पेपर ने भी वो स्टिंग किया उसने एक तरह से देखा है तो बैलेंसिंग स्टोरी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को, अगर वो कांग्रेस का होता तो बीजेपी को आरोप लगाने का मौका मिलता, अगर बीजेपी का होता तो कांग्रेस को। लेकिन उन्होंने ऐसी बैलेंसिंग स्टोरी चलाई जिसके अंदर में दोनों ही एक तरह से मुँह पे उंगली रख के बैठ गए हैं। अब क्योंकि फंसा इसके अंदर में निर्दलीय विधायक, तो क्या लगता है कि विधायकों का जिस प्रकार से स्टिंग होने के बाद ये जो माजरा सामने आया है उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, स्टिंग अपने आप में ये एक नया चलन है और सोशल मीडिया और मीडिया का ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप है उसमें इस बात का बहुत उपयोग हो रहा है, पर इसमें प्रामाणिकता जो है उसका परीक्षण अभी जांच का विषय है। और इस सारे विषय में एफएसएल रिपोर्ट आने तक ये स्टिंग ऑपरेशन प्रायोजित नहीं है, प्रमाणिक नहीं होगा। और जब प्रायोजित कोई चीज होती है तो उस पर एक्शन जो किया गया है वो जल्दबाजी कहलाएगी, और अगर वो प्रमाणित हो जाता है तो ये नजीर बनेगी। राजस्थान में विधायकों के, पूरे देश भर में विधायकों के स्टिंग में फंसने के अनेक मामले रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का एक्शन राजस्थान सरकार ने जल्दबाजी में लिया है वो कहीं न कहीं सरकार को यू टर्न करने पर बाध्य नहीं करे, क्योंकि यहाँ सरकार जिस प्रकार उनके डेवलपमेंट फंड को फ्रीज करके एक प्रकार से विधायकों को बेईमान मान चुकी है मीडिया रिपोर्ट के आधार पर, वही विधायक अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो सरकार जो डबल इंजन की है, एक राजस्थान में इंजन है, एक दिल्ली में इंजन है, और दिल्ली वाले इंजन के अधीन सीबीआई है और यहाँ के विधायक सीबीआई की जांच कर रहे हैं, मतलब प्रदेश सरकार के एक्शन से विधायक संतुष्ट नहीं है, इसीलिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। और स्टिंग करने वाले मीडिया हाउस ने भी, उस पत्रकार ने भी इस भ्रष्टाचार के लिए एसीबी में मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। भ्रष्टाचार की राशि वापस लेगा नहीं लेगा इसका कोई चर्चा नहीं किया है। साथ ही साथ जिस फर्म के नाम पर विधायकों से दरी पट्टी के ये पैसे की अप्रोच की जा रही थी, ये कौन सी ट्रेडिंग है भाई? विधायकों को डायरेक्ट दरी बेचने के लिए जो संस्थान जाता है, ये मार्केटिंग है या फिर ब्लैकमेलिंग है या फिर सुविधा शुल्क देकर अपना माल बेचने का तरीका है, उस पर भी जांच बैठनी चाहिए। इसलिए ये सारा घोच-पोच मामला है। और ये जो सदाचार कमेटी है वो तो सीधे तौर पर विधायकों से उनकी बात सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर फैसला करने वाली है, और तथ्य और सबूत अभी भी मीडिया हाउस और अखबार ने कुछ नहीं दिया अपनी खबरों के अलावा। अरे जानू जी, क्योंकि आप देखिए, अब अगर बात की जाए, क्योंकि आपने कहा कि स्टिंग का क्या तो एफएसएल जांच वगैरह, देखिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। उन्होंने एक सच्चाई उजागर की है तो पार्टी, क्योंकि उन्होंने सबूत दिए हैं, इसकी जांच या तो सूबे के मुख्यमंत्री करेंगे या विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे या एसीबी, जैसे कहते हैं ना स्वयं संज्ञान लेना, हाईकोर्ट कई बार लेता है, स्वयं संज्ञान लेता है। तो पार्टी, क्योंकि अखबार जो जिसने भी किया है वो तो मुकदमा दर्ज क्यों करवाएगी? उन्हें तो बिल्कुल साफ तौर पर बोला है कि भाई आप देखिए इस तरह का कृत्य हुआ है। अखबार ने जो 10 लाख रुपए डांगा के बेटे को देने की बात कही है, वो 10 लाख रुपए वापस नहीं लेने, क्या अखबार ने अपने बजट से उन 10 लाख रुपयों का उल्लेख किया है? क्या हमने जारी किए हैं? पत्रकार ने 10 लाख का जुगाड़ कहां से किया है, किसने दिया है? ये जो सवाल है, ये सवाल मोटिवेशन देता है कि रिकवरी के लिए एसीबी में मुकदमा नहीं होगा तो 10 लाख वापस कैसे मिलेंगे।
नहीं नहीं, अखबार पार्टी क्यों बनेगा भाई? मान लीजिए ठीक है 10 लाख दे भी दिए, अखबार पार्टी क्यों बनेगा? अखबार की लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए कोई भूमिका नहीं, केवल तहलका और सनसनीखेज खबर पैदा करो और चुप होके घर बैठ जाओ, ये तो भाई चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी नहीं बनती। नहीं नहीं, क्योंकि उसने तो बिल्कुल बकायदा आपके विधायकों का स्टिंग किया है, स्टिंग करके दिखाया है उसके अंदर में, तो अखबार कैसे पार्टी बन सकता है? स्टिंग में साफ दिखा है कि 50,000 देते हुए पत्रकार पहले दिख रहा है, विधायक लौटाते हुए दिख रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि स्टिंग प्रायोजित है और फंसाने के लिए किया गया है। कैमरे के पीछे कोई और बात हुई है, कैमरे के सामने कुछ और दिखाने की कोशिश हुई है, इसीलिए विधायक और वो देने गया उसके बीच लेन देन का तालमेल नहीं दिख रहा है। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिसको भी पैसे दिए जा रहे हैं वो उस पैसे से संतुष्ट नहीं होकर उसे ज्यादा मांगने की बात कर रहा हो। ये दोनों बातें अनुमान आधारित हैं, जैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये सारा इसीलिए जांच का विषय है। और सदाचार कमेटी और पुलिस, अब पुलिस जांच कैसे करेगी? पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इस भ्रष्टाचार का मामला है, एसीडी में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगर आप देखिएगा कुछ मामलों में मुकदमे के अभाव में जो नेशनल हेराल्ड में सोनिया और राहुल को सुप्रीम कोर्ट ने मदद दी है, उसी प्रकार की मदद इन विधायकों को भी मिलेगी, क्योंकि मुकदमा किसी ने नहीं किया है और सदाचार समिति जांच कर रही है। और जांच में क्या होता है, किसी पर आंच आए जरूरी तो नहीं। नहीं लेकिन ठीक है, चलिए ये आपका एक अपना एक अलग तर्क हो सकता है। ऐसे अगर तर्कों की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ निकल सकती है, प्याज के छिलके जितने छिलना चाहें। लेकिन ये तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं विधायकों के प्रति या जो भी संस्था काम करवाने जाती है, उनका आम कार्यकर्ता या आम जनता या विधायकों के प्रति कहीं ना कहीं विश्वास तो खोता नहीं जा रहा। देखो ये बात सच है, अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में जब सरकार पर हर समय संकट के बादल मंडराए, होटलों में सरकार छुपती रही, तो विधायकों को आवश्यकता से अधिक छूट मिली और विधायक भ्रष्टाचार में कंठ लिप्त हुए अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में। और वही परंपरा, क्योंकि सदन के वो सदस्य इस बार भी चुनकर आए, आगे बढ़ रही है। भजन लाल जी पहली बार के विधायक हैं, मुख्यमंत्री की पर्ची निकल गई है, उनका इस प्रकार का अभी नियंत्रण नहीं है, इसलिए विधायक अपने अपने क्षेत्र में मोनोपोली पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मोनोपोली पॉलिटिक्स भ्रष्टाचार को जन्म देती है, इससे इनकार नहीं है। तो ये तो बिल्कुल मान के चलिए कि इन्होंने जो जितने भी, अब क्योंकि अगर हम नागौर विधायक की बात करें, हनुमान बेनीवाल ने भी एक अपना, उनका मैंने बयान सुना, तो उन्होंने कहा कि सरकार का 2 साल का विकास जो है वो रेवत राम डागा के रूप में निकल के सामने आया है, जिस हिसाब से उन्होंने विधायकी का। तो क्या लगता है, क्योंकि रेवत राम डागा तो पार्टी के तो थे नहीं, पुरानी थे, RLP के थे वो। देखो हनुमान बेनीवाल और रेवत राम डांगा की आपसी अदावत अपने अपने शब्दों में समय समय पर बाहर आती रहती है। मुझे तो ये भी लगता है रेवत राम डांगा ने हनुमान बेनीवाल की पत्नी को चुनाव हराया, इस स्टिंग के पीछे, पर्दे के पीछे वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनको राजनीतिक लाभ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो विधायक चिल्ला के कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ या हम इस कृत्य में शामिल नहीं थे, लेकिन वो वही विधायक है जो किसी पार्टी से आए, एक कांग्रेस के विधायक है, एक निर्दलीय है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं इनकी राजनीतिक हत्या की जा रही हो? देखो जिन विधायकों के नाम सामने आए हैं उसमें बानावत है, डांगा है और वो एक जाटव है, ये SC ST और OBC के विधायक हैं। ये जो बाकी सारे 197 विधायक हैं बहुत दूध के धुले हैं, सब एकदम गंगा जल से निर्मल हैं, वो कभी भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, उनके खिलाफ स्टिंग भी इसलिए नहीं होता है। पर ये बेचारे गरीब तबके से आते हैं, इनके खिलाफ स्टिंग करना पत्रकारों का मौलिक अधिकार है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। और करने के लिए जिनका चयन किया जाता है वो कितने साफ सुथरे और दूध के धुले हैं, उनकी हिस्ट्री भी आप विधायक लोग खोजकर मीडिया के सामने ला रहे हैं। नहीं, क्योंकि मेरे सवाल का आपने जवाब दिया नहीं, क्योंकि डागा तो खुद RLP से आए थे, कांग्रेस के विधायक और निर्दलीय विधायक। देखो निश्चित रूप से डांगा हनुमान पार्टी का कोर कार्यकर्ता था नहीं वो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान बेनीवाल का मान मर्दन करने के लिए डांगा का इस्तेमाल कर लिया। अब डांगा की उपयोगिता खत्म हो गई तो उसके साथ ये किया जाए, कराया जाए, कौन कह सकता है क्या हो रहा है। तो ये चलिए, ये तो हो गया। अब क्यों लगातार अभी आज के टाइम पे ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है अरावली को लेकर। बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। एक तरफ तो माउंट आबू की अगर बात करें तो वहाँ पे अगर पहाड़ पे आप निर्माण करते हैं तो आपको कलेक्टर SDM से परमिशन लेनी पड़ती बनाने के लिए, और एक तरफ आप पहाड़ को 100 मीटर के दायरे से नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार की दोहरी नीति नहीं है ये? निश्चित रूप से ये बड़ा दुखद विषय है कि अरावली जैसी पर्वतमाला जो हिमालय से पुरानी पर्वतमाला है और भारत नहीं राजस्थान की जीवन रेखा है, राजस्थान हरियाणा और दिल्ली तक फैली ये पर्वतमाला गुजरात के कहीं से आसपास से शुरू होकर आती है और दिल्ली तक जाती है। इस सारे में जो 100 मीटर की हाइट के पैरामीटर्स तय किए गए हैं
वो कौन सी कमेटी तय कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी पर्यावरण विशेषज्ञता हासिल की है, और अरावली होने न होने की घोषणा करने वाला सुप्रीम कोर्ट कौन है, वहाँ किस प्रकार की फीडिंग हुई है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जनता की आस्था नहीं है। वहाँ के तो खुद के जज रिटायर होते समय कहते हैं यहाँ न्याय मिलता नहीं, खरीदना पड़ता है। निश्चित रूप से किसी ने किसी को खरीदा होगा और फैसला लिखवाया होगा। तो एक तरह से ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार अरावली को खत्म करने का एक तरह से मन बना चुकी है? देखो, ये सरकार का विषय नहीं है, ये जो जमीन माफिया है, खनन माफिया, उसका एजेंडा हो सकता है। और उस सारे में सरकार जब तक पूरी बात को समझे तब तक वो इस प्रकार के फैसले कोर्ट में, हाई कोर्ट में ले जाकर कराते हैं, पर ये लागू होगा इसकी संभावना कम है, क्योंकि जन भावना अरावली से जुड़ी है। और अरावली में पहाड़ 100 मीटर का है या 50 मीटर का है या 90 मीटर का है या 99 मीटर का है। अब कोई सुप्रीम कोर्ट से पूछे 100 मीटर का तो पहाड़ होता है और 99 मीटर का नहीं होता, भाई कैसे निर्धारित करते हो आप? क्योंकि एक तरफ तो हम गुरु शिखर की बात करते हैं, एक तरफ गिरिराज जी पर्वत की बात करते हैं। गिरिराज पर्वत को कृष्ण भगवान ने छोटी उंगली पर उठाया था। और उसी पहाड़ की अगर बात करें, हम श्रृंखला की बात नहीं कर रहे, अगर पहाड़ की बात कर रहे हैं तो एक तरफ तो पहाड़ पूजनीय है कहाँ, गिरिराज जी में, और एक तरफ पहाड़ को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखो, मैं आपको एक दुखद समाचार बताता हूं कि झुंझुनू जिले में उदयपुर वाटी कस्बे के आसपास से अरावली श्रृंखला निकलती है और झुंझुनू शहर में 2 पहाड़ हैं, मोड़ा पहाड़ और नेहरा पहाड़। मोड़ा पहाड़ का खनन इसलिए बंद है कि उसे अरावली में बताया जा रहा है, जबकि अरावली की मूल श्रृंखला से वो 50 किलोमीटर दूर है। तो ये जो एक तो खनन विभाग का सिस्टम और एक ये न्यायपालिका का जो सिस्टम है, ये जन आस्था के सिस्टम नहीं है। यहाँ अपनी मर्जी से कानून को परिभाषित किया जाता है, लागू किया जाता है और फैसला लिखकर सुनाया जाता है। इसलिए अब इस विषय पर जो डिबेट है, उस डिबेट में सरकार डिफेंसिव है, ये बात सच है, और अरावली 100 मीटर वाली है और 50 मीटर वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय भी बचकाना है। तो बिल्कुल देखिए, ये थे कृष्ण कुमार जानू। उनका मानना है कि जो विधायकों का स्टिंग हुआ है उसकी अभी तक पूरी प्रामाणिकता अभी तक सामने नहीं आई है। जब तक एफएसएल जांच नहीं आती है निकलकर, तब तक उन पे आरोप लगाना भी गलत होगा। सदाचार कमेटी ने भी लगातार ये कहा है कि आप अपने एविडेंस पेश करें, लेकिन क्योंकि यहाँ मामला विधायकों से जुड़ा हुआ है और विधायक लगातार जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही कृष्ण कुमार जानू ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये मानव से जुड़ी हुई है, हमारे दिलों से जुड़ी हुई है। इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए, पर्यावरण मंत्रालय को सोचना चाहिए और एक बार सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि इसका क्या होगा। लेकिन आने वाला समय किस तरफ आएगा, क्या फैसला आएगा, सरकार इन विधायकों पर क्या फैसला लेती है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की तारीख के अंदर में चाहे वो तीनों विधायक हो या अरावली का मुद्दा हो, ये आज की तारीख में ज्वलनशील होता दिखाई दे रहा है। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।